नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। यह जो प्रश्न है, प्रश्न जीएस फर्स्ट पेपर का है। प्रश्न संख्या 121 है और 200 शब्दों में इस प्रश्न को आप लोगों को लिखना है। सबसे पहले तो काम करना है कि आपको जो प्रश्न दिया गया है, जितनी मात्रा में जो चीज़ पूछी गई है, आपको उसका जवाब देना है। ठीक है। और प्रश्न को जो लिखना है आप लोगों को पैराग्राफ में लिखना है, इतना ध्यान रखिएगा। कोई कोटेशन डालना हो तो डाल सकते हैं आप लोग, और 2 पैराग्राफ में जुड़ा होना चाहिए। जो आपका इंट्रोडक्शन पार्ट होता है, बॉडी पार्ट, कंक्लूजन पार्ट, तो इनमें अगर एक एक कोटेशन पड़ जाती है या किसी अच्छे विचारक की लाइन पड़ जाती है तो आपका उत्तर बहुत ही अच्छा हो जाता है। और कुछ चीज़ों को आप लोगों को खास ख्याल रखना होगा कि जो आप लिखते हैं उसकी शब्द रचना और जो आपके जो लेखन शैली है वो अच्छी होनी चाहिए। आपका प्रस्तुतिकरण और अच्छा होना चाहिए। ठीक है। और उसके बाद कंटेंट के मामले में आपको डायग्राम हो गया या कुछ डेटा है, उन चीज़ों का प्रयोग करना होता है, जिससे आप कम शब्दों में ज़्यादा चीज़ों को बता पाते हैं। ठीक है। और दोस्तों जीएस का व्हाट्सएप ग्रुप भी चल रहा है, तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं, या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल पड़ी हुई है, उसको आप लोग देख सकते हैं। ज्वाइनिंग का प्रोसेस है कुछ, उसको देख सकते हैं। ठीक है। और इस प्रश्न को लिखना है। और दोस्तों आप लोग आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दीजिए, अभी भी समय है, बहुत समय है। और डेली आप एटलीस्ट 2-3 प्रश्न तो लिखिए ही लिखिए। अगर इतना भी करते हैं तो बहुत है, क्योंकि चीज़ें बड़ी एक साथ नहीं होती हैं, थोड़ी थोड़ी चीज़ें करके ही हम लोग वो चीज़ें बड़ी होती हैं। अब एक दिन में कोई भी व्यक्ति अगर ये सोचे कि मुझे लेखन शैली जो भी है विकसित हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होता। आपको निरंतर प्रतिदिन आपको यह कार्य करना होगा। ठीक है। तो इन चीज़ों का आप लोग खास ख्याल रखिए, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग आंसर राइटिंग करना स्टार्ट कर दीजिए आज से ही। चलिए प्रश्न को देखते हैं। स्वतंत्रता पूर्व एवं स्वतंत्रता के उपरांत भारत में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के योगदानों की विवेचना करनी है आपको। ठीक है। तो इस प्रश्न का आप लोगों को उत्तर देना है बहुत ही अच्छी तरीके से, सोच समझ के, और बहुत ही अच्छी प्रकार से इस प्रश्न को उत्तर देना है। तो प्रश्न में दो चीज़ें पूछी गई हैं, स्वतंत्रता पूर्व और जो स्वतंत्रता के बाद में हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी के द्वारा जो भी योगदान दिए गए थे उनकी विवेचना करनी है। तो देखिए, अबुल कलाम आज़ाद जी थे तो यह प्रखर राष्ट्रवादी थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, और ये बहुत बड़े पत्रकार भी थे, लेखक भी थे, और देश की एकता और अखंडता पर इन्होंने बहुत ही जोर दिया है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, उसके बाद भी इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि स्वतंत्रता पूर्व इनका योगदान क्या रहा। तो देखिए, हमारे यहाँ जिस समय 1905 में स्वदेशी आंदोलन होता है, तो उससे पहले 1905 में बंगाल विभाजन होता है, जो अंग्रेज लोग करते हैं। ठीक है। बंगाल का विभाजन किया जाता है, और बंगाल विभाजन में यह प्रबल रूप से विरोध करते हैं। बंगाल विभाजन का कौन करता है? आपके अबुल कलाम जी। ठीक है, अबुल कलाम आज़ाद जी। और क्या है कि उसके बाद में ही यह संपर्क में आते हैं अरविंद घोष और कुछ क्रांतिकारी नेताओं के साथ में, तो यह क्रांतिकारी गतिविधियों में भी भाग लेते हैं। ठीक है। और उसी समय चल रहा होता है कि मुस्लिम लीग जो बात कर रही होती है उस समय अलगाव की और अलग होने की, तो उस समय उन चीज़ों का अबुल कलाम आज़ाद जी बहुत ही ज़्यादा विरोध करते हैं। 1912 में क्या होता है कि उर्दू पत्रिका एक अल हिलाल थी। ठीक है। तो उसका प्रकाशन भी इन्होंने किया था। तो उस पुस्तक में क्या था, अल हिलाल में, तो इन्होंने क्या किया था, मुस्लिम युवकों को प्रेरणा दी थी, और भारतीय एकता को समाहित करने के लिए, उनके अंदर एक चेतना जागृत करने के लिए अल हिलाल में जो मुस्लिम युवक थे उनको क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होने के लिए और देश की स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए इन्होंने प्रेरणादायी चीज़ों को बताया था। ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि 1920 के आसपास खिलाफत आंदोलन चलाया जाता है। ठीक है। तो हमारे देश में गांधी जी भी इसमें सहयोग करते हैं, जिस पे जिन्ना काफ़ी विरोध भी करते हैं कि गांधी जी इसमें उनको इन्वॉल्वमेंट नहीं लेना चाहिए
इन चीज़ों में नहीं आना चाहिए, ठीक है। लेकिन गांधी जी खिलाफत आंदोलन में भाग लेते हैं, और खिलाफत आंदोलन हो या 1920 का असहयोग आंदोलन हो, दोनों में एक प्रमुख नेता थे आपके मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी, ठीक है। 1923 में क्या होता है कि 1923 में कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष बने थे, ठीक है। कांग्रेस के सबसे पहले युवा अध्यक्ष बने थे आपके अबुल कलाम आज़ाद जी। और उसके बाद इनका योगदान जो माना जाता है कि यह 1940 से 46 के बीच में, जिस समय काफ़ी देश की स्थितियां अच्छी नहीं थी, ठीक है, तो उस समय ये कांग्रेस के लगातार सबसे ज़्यादा मतलब कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति भी थे, ठीक है। और क्या हुआ कि भारत विभाजन जिस समय हो रहा था, तो यह घोर विरोधी, इन्होंने मतलब घोर विरोधी थे भारत विभाजन के, ठीक है। भारत विभाजन में एक मतलब ना बोलते हुए भी गांधी जी ने सहमति तो नहीं दी थी, लेकिन एक ना बोलने के साथ में भी उनकी सहमति थी कि हाँ ठीक है, क्योंकि उस समय भारत विभाजन के समय बहुत सारे जो मुस्लिम व्यक्ति थे वो विस्थापन कर रहे थे पाकिस्तान के लिए, और भारत विभाजन हो रहा था। उस समय बहुत सारी हिंसात्मक घटनाएं भी हुई, ठीक है। और मुस्लिम विस्थापन रोकने का प्रयास भी किया था अबुल कलाम आज़ाद जी ने, ठीक है। और क्या हुआ कि 1945 में जब शिमला समझौता होता है, ठीक है, तो उस समय शिमला समझौता में यह एक वार्ताकार के रूप में भी थे। और क्या हुआ कि जिस समय पाकिस्तान की मांग हो रही थी, तो पाकिस्तान की मांग को भी इन्होंने घोर विरोध किया था। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें थी, कुछ पॉइंट्स थे जो आपको बताने हैं स्वतंत्रता पूर्व इन्होंने क्या क्या किया। अब दूसरे पार्ट में आपको बताना है कि अबुल कलाम आज़ाद जी ने स्वतंत्रता के पश्चात क्या क्या कार्य किए। तो देखिए, ये हमारे देश के सबसे पहले शिक्षा मंत्री थे। इन्होंने शिक्षा नीति और शिक्षा के विकास पर बहुत ज़्यादा जोर दिया, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो थी हमारी, उसका मार्गदर्शन भी किया। शिक्षा से संबंधित जितने भी सुधार थे वो भी कुछ इनके प्रयास से किए गए। तो शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने बहुत ही ज़्यादा योगदान दिया, और इन्हीं की वजह से जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, इसकी भी स्थापना की गई। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जिसको आईआईटीज़ बोलते हैं, जो हमारे देश में आईआईटीज़ की स्थापना का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। इन्होंने स्थापना किसकी की? स्थापना की संगीत नाटक अकादमी, जो सांस्कृतिक धरोहर है उसको और उसमें वृद्धि करने के लिए संगीत नाटक अकादमी को 1953 में स्थापना की गई। साहित्य अकेडमी और ललित कला अकेडमी की 1954 में स्थापना की थी। और इन्होंने क्या किया था कि इंडिया विंस फ्रीडम की भी रचना की थी। और भी इनके द्वारा अच्छे अच्छे कार्य किए गए कि जैसे जो हमारे यहाँ धार्मिक ग्रंथ थे और कुरान है, उसका उर्दू एवं अंग्रेजी में भी अनुवाद किया था, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ों को आपको अच्छी तरीके से बताना है कि इनके योगदान आज भी उल्लेखनीय हैं जो इन्होंने कार्य किए थे। तो इतने पॉइंट्स मैंने दिए हैं, कुछ पॉइंट्स आप अपनी तरफ से भी ऐड करके, जो भी आपने पढ़ा हो कहीं से भी, जो इस प्रश्न में पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें रेलेवेंट हो तो आप लोग ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद अपने प्रश्न को, जो उत्तर आप लिखते हैं, उसको और बेहतर बना सकते हैं। बनाने के बाद, लिखने के बाद आप लोग, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप लोगों को सेंड करना है। देखिए, सेंड इसलिए भी करना है कि जो आप उत्तर लिखते हैं, अपना उत्तर देखिए और प्लस दूसरों का उत्तर देखिए। दूसरों के उत्तर देखने से आपको बहुत सारी चीज़ों का एक जानकारी होती है, ठीक है। उस जानकारी के माध्यम से आपको ये पता लगता है कि मुझे अपने में अभी और क्या चीज़ें और इम्प्रूव करनी है, ठीक है। तो दूसरों के उत्तर देखना इसीलिए ज़रूरी होता है। तो जो भी मेरे पास आप लोग सेंड करेंगे, मैं उसको पीसेस एकेडमी का टेलीग्राम पर चैनल है, तो उस पर मैं सभी के सभी आप लोगों को सेंड कर देता हूँ। तो वहाँ से आप दूसरों के उत्तर भी देख सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों, क्वेश्चन लिखते रहिए, आंसर राइटिंग करते रहिए। नहीं करेंगे बाद में आपको बहुत परेशानी का सामना उठाना पड़ेगा। और एग्ज़ाम देखिए संभवतः 17 जून से ही होगा। रिज़ल्ट संभवतः इसी हफ्ते में आ जाएगा। अभी लास्ट फ्राइडे सैटरडे को ही आने वाला था, लेकिन आया नहीं। तो संभवतः इतनी पूरी उम्मीद है कि इसी वीक में आ जाएगा। तो आप लोग आंसर राइटिंग
करते रहिए। जहाँ से भी जैसे भी आप लोग पढ़ते हैं, आपको ग्रुप ज्वाइन करना है नहीं ज्वाइन करना है ये सब मैटर नहीं करता। आप एटलीस्ट 2 प्रश्न तो डेली लिखते ही रहिए। और जिन लोगों को लगता है कि हम ज़्यादा प्रश्न लिख सकते हैं तो वो लोग जीएस का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, डिफेंस ऑप्शनल का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वो सब आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। मेरे कहने का बस मतलब ये है कि आप आंसर राइटिंग अंततः करनी ही पड़ेगी, आप उसका कोई विकल्प नहीं है। ठीक है, तो मैं आपसे अगेन रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दीजिए। चलिए आगे देखते हैं कौन सा प्रश्न है। जीएस सेकंड पेपर का यह प्रश्न है, प्रश्न संख्या 122 है और 150 शब्दों में इस प्रश्न को आप लोगों को लिखना है। कितने शब्दों में? 150 शब्दों में इस प्रश्न को आप लोगों को लिखना है। तो देखिए प्रश्न क्या है, सबसे पहले तो प्रश्न को समझिए। भारत के संविधान में राज्यों के राज्यपालों की भूमिका एवं उनके कृत्यों का परीक्षण कीजिए। तो यह प्रश्न है। ठीक है, तो जो चीज़ पूछी गई है उसका जवाब देना है और आपको पैराग्राफ्स में देना है। ठीक है, 2 पैराग्राफ, छोटे छोटे पैराग्राफ में आप लोग लिखिए। और राज्यपाल से संबंधित कोई भी अगर आपको कोटेशन याद आती है तो, या कोई विचारक की लाइन आपको पता लगती है जो इस प्रश्न में डाली जा सकती है, या किसी जो गीत होते हैं, गीत के बोल अगर 1-2 लाइन 3 लाइन लिख देते हैं तो आपका उत्तर और भी ज़्यादा बेहतरीन हो जाता है। ठीक है, तो देखते हैं भारत के राज्यों के राज्यपाल की भूमिका क्या होती। तो राज्यपाल की सबसे पहले स्थिति थोड़ा सा देख लेते हैं कि राज्यपाल जो हमारे भारतीय संविधान में जो बताया गया अनुच्छेद 153 में जो राज्य के राज्यपाल हैं उनका प्रावधान किया गया है, और 154 में क्या बताया गया है कि जो राज्य का संवैधानिक प्रमुख होगा या संवैधानिक प्रधान होगा जिसमें कार्यपालिका की शक्ति निहित होगी, ठीक है, राज्य कार्यपालिका की शक्ति निहित होगी, वो है आपका 154। देखिए राज्य का सबसे बड़ा संवैधानिक प्रधान होता है राज्यपाल। ठीक है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर यह अपने पद को ग्रहण करता है और यह सजेशन जो आता है, सजेशन मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री के द्वारा सजेस्ट किया जाता है कि हाँ इस व्यक्ति को राज्यपाल बनाया जाना है। बनाता कौन है? राष्ट्रपति बनाते हैं। ठीक है, और क्या है कि समस्त राज्य की जो कार्यपालिका होती है उसकी शक्ति जो निहित होती है वो आपके राज्यपाल में निहित होती है। ठीक है, राज्यपाल जितनी भी कार्रवाइयाँ आपके राज्य सरकार या मंत्रिमंडल के द्वारा की जाती हैं, राज्य सरकार के द्वारा की जाती हैं, वो सारी की सारी उसकी शक्ति, कार्यपालिका की शक्ति जो है वो आपकी राज्यपाल के ऊपर निहित होती है। ठीक है, और राज्यपाल के बारे में एक और स्थिति, एक चीज़ है कि व्यवहार में यह केंद्र का प्रतिनिधि भी कहलाता है। जिस समय केंद्र चाहे उस समय जो राष्ट्रपति शासन है, ठीक है, संवैधानिक आपातकाल है, उसको लगाया जा सकता है राज्य में, और उसी समय राज्यपाल को बुलाया जा सकता है। तो ये सारे के सारे एक केंद्र के प्रतिनिधि की भी बात होती है जिस पर काफ़ी विवाद रहता है लोगों को कि राज्यों में राज्यपाल जो होना चाहिए वहीं से चुना जाना चाहिए, केंद्र का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये कहते भी हैं कि केंद्र सरकार की कठपुतली है, तो बहुत सारे विवाद डिबेट इसमें होती रहती हैं। ठीक है, और क्या है कि राज्य का संचालन संविधान के अनुसार अगर नहीं चलता, ठीक है, तो उस समय राज्यपाल क्या करेगा, राष्ट्रपति को रिपोर्ट देता है कि जो राज्य है, राज्य संविधान के अनुसार संचालन नहीं हो पा रहा है, राज्य सरकार फेल हो गई है, तो आप इस पे संवैधानिक, राज्य में संवैधानिक आपातकाल लगाइए। तो आर्टिकल 356 के अनुसार राज्य में संवैधानिक आपातकाल लगाया जाता है। ठीक है, अब जो राज्यपाल होता है, राज्यपाल के थोड़े से कार्य भी देख लेते हैं कि इसके कौन कौन से कार्य होते हैं। तो कार्यों को जब देखते हैं तो जो बहुमत दल का नेता होता है तो राज्यपाल उसे मुख्यमंत्री बनाता है, उसे मुख्यमंत्री नियुक्त करता है, और जो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति है वह मुख्यमंत्री के विचार विमर्श के बाद उसकी सलाह पर जो राज्यपाल है वह करते हैं। और क्या है कि राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य का महाधिवक्ता, इनकी नियुक्ति भी जो राज्य के राज्यपाल होते हैं वह करते हैं। और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं उनके न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और क्या अगला पॉइंट है कि जैसे कोई विधेयक होता है, जैसे
केंद्र सरकार में जो हमारी संसद है, संसद से कोई भी विधेयक अगर संसद में पारित होता है और जब तक राष्ट्रपति के साइन नहीं होते तब तक वह कानून नहीं बनता है। तो ऐसा ही राज्य में होता है। राज्य में क्या होता है कि अगर विधानमंडल जो होता है, विधानमंडल से कोई विधेयक अगर पारित होता है, होने के बाद जब तक राज्यपाल के सिग्नेचर नहीं होंगे तब तक वह कानून नहीं बनता है। ठीक है। और क्या होता है कि कोई भी विधेयक है वह राज्यपाल की स्वीकृति से ही बनता है। और होता क्या है कि अगर उसको नहीं ठीक लगता कि विधेयक नहीं सही है या उसमें कोई बातें गलत हैं या ठीक नहीं है, तो उसको पुनर्विचार के लिए भी भेज सकता है। ठीक है। तो ये कुछ होते हैं। और क्या है कि यदि उसको समझ में आता है राज्यपाल को कि ये विधेयक हमें एक विचारार्थ रखना होगा राष्ट्रपति के, तो वह सेंटर में राष्ट्रपति के विचारार्थ के लिए भी अपने पास होल्ड करके रख सकता है। ठीक है। और क्या एक अधिकार होता है इसके पास में कि जो विधानमंडल होता है, विधानमंडल का अधिवेशन बुलाता है और सत्रावसान भी करता है। और क्या है कि इसमें जो विधान परिषद होती है, देखिए दो होती है, एक विधानसभा एक विधान परिषद। जैसे हमारी सेंटर में जो होती है वो संसद में लोकसभा होती है, वैसे राज्यसभा होती है। ठीक है। तो जो विधान परिषद होती है, तो विधान परिषद के लगभग 1/6 सदस्यों का मनोनयन जो किया जाता है वो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ठीक है। तो इतना ध्यान रखिएगा। और जिस समय विधानसभा का या विधानमंडल का सत्र ना चल रहा हो, ठीक है, तो उस समय अगर कोई बहुत ज़्यादा ऐसा कोई मुद्दा आया है जिस पे अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति होती है वो भी राज्यपाल के पास में ही होती है। और बहुत बार ऐसी स्थितियां आई हैं कि स्वविवेक से मुख्यमंत्री को बनाया जाता है। जिस समय किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता तो उस समय क्या होता है, उसमें यही होता है कि राज्यपाल स्वविवेक से, अपने विवेक से जो भी उसको ठीक लगता है उसको मुख्यमंत्री बनाने के लिए आमंत्रित करता है। और क्या है कि राज्यपाल के पास में एक और कृत्य होता है, कार्य होता है कि अपराधी को क्षमा करना, ठीक है, उसका दंड कम कर देना या स्थगित कर देना। तो ये सारे कार्य आपके राष्ट्रपति के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा किए जाते हैं। ठीक है। कुछ कार्यों में डिफरेंसेस में हैं, लेकिन यहाँ पे आपको एक्चुअली बताना क्या था कि जो संविधान है, संविधान में राज्यपाल जो हैं उनकी भूमिका और उनके कृत्यों का परीक्षण करना था। तो देखिए, लिखने के लिए तो राज्यपाल के ही ऊपर एक निबंध लिखा जा सकता है, लेकिन आपको जितनी मात्रा में, देखिए आपको वर्ड भी सीमित मिले हैं, 150 शब्द। तो 150 शब्दों में ही आप लोगों को थोड़ा सा 10 वर्ड ऊपर या नीचे चल सकता है, लेकिन ज़्यादा अगर हुआ तो वो फिर गलत इंप्रेशन डालता है एग्जामिनर के ऊपर। तो इन चीज़ों का आप लोग खास ख्याल रखिए। और इतने पॉइंट्स मैंने बताए हैं। कुछ पॉइंट्स को आपने भी पढ़ा होगा कहीं ना कहीं से, तो जो भी प्रश्न में पूछा गया है उसके रिलेवेंट अगर डालना हो तो आप लोग ऐड कर सकते हैं अपने पॉइंट्स को। ऐड करने के बाद आप लोगों को लिखना है। सबसे बड़ी चीज़ यही है, चीज़ें आप पढ़ते बहुत हैं, सब कुछ है, लेकिन जब तक लिखेंगे नहीं तब तक सारी चीज़ें बेकार हो जाएंगी। ठीक है। तो इसको आप लोगों को अच्छी तरीके से लिखना है। लिखने के बाद यह मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप लोगों को सेंड करना है। ठीक है। और फिर मैं आप लोगों को पीसीएस एकेडमी का टेलीग्राम पर चैनल है, तो उस पर मैं आप लोगों को सभी के जो भी मेरे पास उत्तर आते हैं तो मैं आप लोगों को वहीं पर दे देता हूँ, तो उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है। और अच्छे से इस प्रश्न को लिखिए। लिखने के बाद मेरे व्हाट्सअप नंबर पर सेंड कर दीजिए। और जो लोग भी जीएस का ग्रुप या डिफेंस ऑप्शनल का ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल पड़ी हुई है, या तो इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। और आंसर राइटिंग करते रहिए, समय बहुत कम है दोस्तों। ठीक है, चलिए ठीक है।